हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो पहले 15 दिसंबर यानी कि संडे को होने वाला था, सीटेट 2024 का। अब ये एग्ज़ाम का डेट जो है वो चेंज हो गया है, आप सभी लोगों को पता होगा। ये जो एग्ज़ाम है सीटेट दिसंबर का, वो एक दिन पहले यानी कि 15 दिसंबर को पहले होने वाला था, वो अब 14 दिसंबर को यानी कि शनिवार को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम डेट को ध्यान में रखते हुए अपना तैयारी अच्छे तरीके से करना है। यदि आप सीटेट का तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सब्जेक्ट का, दोनों पेपर का इसमें कंप्लीट स्टडी आपको कराया जाता है वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर। तो इस चैनल को, उग्रजीत सर कंप्यूटर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बाल विकास का क्वेश्चन है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के प्रमुख समानता क्या है। यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समानता क्या है। ऑप्शन ए, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका। ऑप्शन सी, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। और ऑप्शन डी यानी कि 4, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्रमुख समानता। तो इसका जो पहला आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये दोनों जो है वो दोनों पियाजे और वाइगोत्स्की के दोनों सिद्धांतों में ये कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो हमारा ये एजर्सन अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण आर दिया हुआ है। रीजन, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। इसका सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ पास आपको दिया हुआ है कथन ए, पहला में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। दूसरा ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट दिया है चौथा, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट किया है तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। मतलब अभिकथन सही है और कारण जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। पहला सुविचारित, दूसरा अनुकूलित, तीसरा विभेदित और चौथा मानकीकृत। तो इस तरीके से आपको कोट में आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित, ये तीनों ऑप्शन जो है वो इसका सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं हम। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। दूसरा, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तीसरा, बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। चौथा, बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए पहला जो है वो राइट आंसर ये हो जाएगा। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से ये भिन्न होते हैं ना। तो इस तरीके से जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है, तो बच्चों की जो सोच होता है वो वयस्कों से यानी कि एडल्ट से गुणात्मक रूप से ये भिन्न होता है, अलग होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकास करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शन ए यहाँ पास दिया हुआ है, विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट्स प्रदान करना।
दूसरा, गृह कार्य सौंपना उसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। तीसरा, छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। चौथा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका पांचवा क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ये लेव वाइगोत्स्की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए, पहला दिया है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। 2, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। तीसरा दिया है भाषा विचार को आकार नहीं देती है। चौथा, विचार भाषा को आकार देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं होती है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास के संबंध में दोनों के बीच भाषा और विचार के बीच यही संबंध है ना कि भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। 2, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तीसरा दिया है भाषाई बुद्धिमत्ता और चौथा दिया है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो इसका जो सातवां का ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि शिक्षिका जो है वो कार्य करती है तो वह बच्चों में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब पहला दिया है ऑप्शन, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या क्या कर सकता है। दूसरा ऑप्शन दिया है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तीसरा, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। चौथा, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये राइट आंसर ये हो जाएगा। यह सीखने की गति के दौरान और पश्चात भी होता है ना। तो इस तरीके से चौथा जो ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल पर पहले बार यदि आप विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सीटेट दिसंबर 2024 का जो 14 दिसंबर को पेपर होने वाला है इसका आपको कंप्लीट इस चैनल पर आपको तैयारी कराया जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। CDP सहित सभी विषयों का आपको कंप्लीट MCQ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र का महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है छात्र को एक अलग कार्य सौंपें जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। दूसरा ऑप्शन, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़े। चौथा, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ही हो जाएगा।
छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करने की कोशिश करें, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। पहला दिया है ऑप्शन मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास और भावनात्मक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोसामाजिक विकास जो होता है इसमें शामिल होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को खालिस्तान अधिगम की ओर ले जाता है। ऑप्शन ए यंत्रवत, दूसरा ग्रहणशील, तीसरा खोज आधारित और चौथा अर्थहीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ये खोज आधारित। रचनावाद शिक्षण जो होता है वो विद्यार्थियों को खोज आधारित मतलब डिस्कवर करने के लिए वो प्रेरित करता है ना, तो खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। ऑप्शन पहला दिया है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, दूसरा कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, तीसरा मासूम और आश्रित, चौथा आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को इस तरह से इस नज़र से देखा जाता है ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि ऑप्शन पहला दिया है पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, दूसरा शिक्षण का बाल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए न कि सोचने की प्रक्रिया पर, तीसरा व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, चौथा अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर का। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है ना। तो ऑप्शन पहला यहाँ दिया हुआ है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, दूसरा यह अक्सर योग्यता और वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, तीसरा ऑप्शन है यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, चौथा ऑप्शन दिया है यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा ही इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। अधिकतर क्वेश्चन जो होता है वो एजर्सन और रीजनिंग वाला पूछा जाता है, इसलिए आपको इस वीडियो में एजर्सन और रीजनिंग का बहुत सारा क्वेश्चन ये मिलने वाला है। अभिकथन पहला दिया है ए किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण आर दिया है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसमें से आपको सही कथन को सही विकल्प को आपको चुनना है। कूट में यहाँ पर दिया हुआ है पहला ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, तीसरा दिया है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, चौथा ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम एजर्सन और रीजनिंग का है। एजर्सन दिया है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर ये
हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? पहला, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, या चौथा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स जो है वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भाग लेने में बाधा डालता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? ऑप्शन पहला दिया है रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा से पहले और बाद में क्या कर सकते हैं। दूसरा, योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के विस्तृत विवरण शामिल हैं। तीसरा है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, विशिष्ट विषयों की महारत शामिल है। यहाँ पर चौथा दिया हुआ है मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो किस तरीके से हो जाएगा? इसमें से आपको सही युग्म को, सही जोड़ा को इसमें सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना। मानक में दिया है यहाँ पास ये संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है ये, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपने आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? पहला, आनुवंशिक और वातावरण, लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना, वृद्धि और परिपक्वता, या फिर पोषण और अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आनुवंशिक और वातावरण, यानी कि हेरिडिटी। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? पहला दिया है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, दूसरा प्रायोगिक विधि, तीसरा दिया है मात्रात्मक शोध कार्य विधि, चौथा बच्चों के सामने नैतिक दुविधा रखना और अनुक्रियाएं की समालोचना करना, है ना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, एजर्सन और रीजनिंग वाला। तो एजर्सन दिया है यहाँ पास, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणाम का आकलन करता है। कारण आर दिया है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है ना। तो इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। कुट में ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ए सही, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। और चौथा दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है इस कथन में, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? पहला, स्वालीनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है। दूसरा, स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है। चौथा दिया है, स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है स्वालीनता के संदर्भ में सही लग रहा है आपको? तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। स्वालीनता जो है वो एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार होता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है ना, जो उन्होंने सीखा है? पहला,
व्याख्यात्मक शिक्षण, दूसरा पारस्परिक शिक्षण, तीसरा अनुबंधन अधिगम और चौथा रटकर सीखना। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। इसी तरीके के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ खाली स्थान है, ये विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहला पर्यावरणीय कारक, दूसरा वंशानुगत कारक, तीसरा उत्पत्तिमूलक कारक और चौथा मानव जाति कारक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वातावरणीय पर्यावरणीय कारक है ना। तो पर्यावरणीय कारक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ाना सिखाया जा सकता है, मतलब किस तरीके से सिखाया जा सकता है। पहला लंबे या जटिल गद्यांश देकर, दूसरा अनुकूलन की अनुबंध विधि के माध्यम से, तीसरा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से और चौथा है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को आप किस तरीके से पढ़ना सिखा सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से जो बच्चे जो है पढ़ने में परेशानी हो रहा है उसको हम पढ़ा सकते हैं ना, उसको पढ़ना सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से तीसरा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पहला भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, दूसरा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण है, तीसरा भारत की राजधानी खालिस्तान है, चौथा भारत में कितने राज्य हैं। तो इनमें से कौन सा प्रश्न जो है वो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है ना। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के ऐसा क्या क्या कारण है, तो ये इसका विश्लेषणात्मक चिंतन हो जाएगा है ना। ये विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एजर्सन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन। अभिकथन दिया है शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करना चाहिए। कारण आर दिया है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो इसमें से आपको सही विकल्प चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 27 का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका कारण आर दिया है भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर का। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकास करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। दूसरा ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तीसरा केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। चौथा विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को मदद करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और उनकी व्याख्या शामिल होता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव क्लासरूम यानी कि समावेशी कक्षा के संबंध में।
पहला ऑप्शन दिया है अलग अलग विभिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। दूसरा, बच्चों के बीच इस हर तरह की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तीसरा, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। चौथा ऑप्शन है में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा के संबंध में कौन सा आंसर जो है वो इसका सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है वो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश इससे दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका इस तरीके से करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में बाल विकास का सीडीपी का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि आपके सीटेट दिसंबर, जो कि 14 दिसंबर को इसका पेपर होने वाला है। एक बार और आपको याद दिला देता हूँ, सीटेट जो दिसंबर में होने वाला है वो 14 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम यानी कि शनिवार को ये होने वाला है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पूरा सिलेबस से मिला करके बाल विकास के लिए 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहले बार यदि आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे इस चैनल पर जब भी वीडियो डलेगा, इस चैनल पर आपको डेली वीडियो डलते रहता है तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख पाएंगे। इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।